क्या डिफरेंस होता है। एसिडिक प्रोटीन और बेसिक प्रोटीन अगर आप ऐसे देखने जाएंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत लोगों को नहीं पता है। पहले देख लेते हैं कि किसी प्रोटीन को एसिडिक कब बोलेंगे, किसी प्रोटीन को बेसिक कब बोलेंगे, उसको भी समझ में आना चाहिए। तो एसिडिक प्रोटीन और बेसिक प्रोटीन अपने आप में एक इन डिटेल टॉपिक है बायोमोलिक्यूल के अंदर, लेकिन हम लोग यहाँ पे जितना डिटेल में हमें जितना रिक्वायरमेंट है जिससे कि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए, उतना मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दूंगा। आज के बाद आपको कभी भी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि एसिडिक प्रोटीन और बेसिक प्रोटीन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आप किसी को भी आराम से समझा भी सकते हैं और आपके लिए तो हमेशा के लिए वो याद ही हो जाने वाला है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग कि एसिडिक प्रोटीन और बेसिक प्रोटीन के बीच में क्या फर्क है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं तो आपको ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने 11th में बायोमोलिक्यूल्स में से पढ़ा होगा। प्रोटीन्स एक टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो अमाइनो एसिड्स के चेन से बनते हैं। ठीक है, अब इमेजिन करो कि एक ट्रेन जिसमें हर कोच एक अमाइनो एसिड है। ट्रेन तो देखे होगे जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट यानी कि कोच लगे रहते हैं। ये अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं जो मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं कई बार प्रोटीन को कि प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉली अमाइनो एसिड चेन। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं जो मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। जब ये चेन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ले लेती है तब वो एक फंक्शनल प्रोटीन बन जाता है। अब प्रोटीन का जो मेन रोल है वो अलग अलग जगह पर है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए, एंजाइम्स के लिए, एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी काम करता है। बहुत जगह पर आपके प्रोटीन का काम आता है। अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से प्रोटीन का कनेक्शन क्या है। डीएनए जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली कोई प्रोटीन नहीं बनाता। ये काम होता है एक इंटरमीडिएट के थ्रू जिसे आरएनए कहते हैं, जो कि हम लोग ने सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है और फिर ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। एमआरएनए का हर 3 बेस सीक्वेंस एक कोडॉन कहलाता है जो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। आपका जो स्टार्ट होता है हर कोई भी अगर आपको कोडॉन आप देखोगे एमआरएनए में तो AUG से स्टार्ट होता है, स्टार्ट कोडॉन, और वो एंड हो सकता है किसी भी तीनों में से किसी भी स्टॉप कोडॉन के पास। राइबोसोम में टीआरएनए मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड्स लेकर आते हैं और उन्हें एमआरएनए के कोडॉन्स के हिसाब से सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। जब अमाइनो एसिड चेन में जुड़ जाते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है जो फोल्ड होकर एक फंक्शनल प्रोटीन बनाता है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा होगा या फिर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है अगर वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आपको मालूम है बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट है जो इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन भी एक प्रोटीन ही है जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। इसका जीन डीएनए में होता है और वही जीन का एक्सप्रेशन इंसुलिन बनाता है। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपका अमाइनो एसिड एक्चुअल में बना किस चीज से। आपके पास नीचे डायग्राम दिया हुआ है, 3 यूनिट दिए हुए हैं। एक है अमाइनो ग्रुप, बीच में है R दैट इज वेरिएबल साइड चेन, और एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हम लोग अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक एसिड ग्रुप होता है। एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो एक अमाइनो ग्रुप दिया हुआ है NH2 और राइट हैंड साइड में COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बीच में आपका एक R वेरिएबल साइड चेन होता है। साइड चेन क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वेरिएबल लेंथ में जा सकता है। हो सकता है इसमें मल्टीपल 6 कार्बन हो, 10 कार्बन हो या 12 कार्बन का यूनिट लग के एक लंबी चेन बने। बट आपका अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में इमेज दिया हुआ है उसको
समझने के लिए आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आपका अमाइनो एसिड दिखता कैसे है। तो एक चीज तो हम लोग याद रखेंगे कि अमाइनो ग्रुप एक कांस्टेंट रहने वाला है, जो कि बॉन्डेड रहेगा एक कार्बन आइटम से, और वही कार्बन आइटम फिर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्वाइन रहेगा, और उन दोनों के बीच में जो कार्बन है उसी से आपका वेरिएबल साइड चेन चलता है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि उसका लेंथ कभी बढ़ेगा कभी कम हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द अमाइनो एसिड विच वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, एसिडिक प्रोटीन और बेसिक प्रोटीन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एसिडिक अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड क्या होता है। बेसिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल हो, और एसिडिक अमाइनो एसिड वो है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल हो। सर अभी ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने से कोई एसिडिक या कोई बेसिक कैसे हो जाता है, तो उसी को हम समझेंगे आगे। अब जिन बच्चों को एसिडिक प्रोटीन और बेसिक प्रोटीन के बीच का डिफरेंस पता है वो आगे की तरफ स्किप कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता वो प्लीज इसे सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। मेरे हिसाब से मैं आपको सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। अब हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। आपने दो बंदों का नाम तो जरूर सुना होगा, एक है ब्रॉन्स्टेड और एक है लोरी। आपने जब लिविस एसिड बेस ये सब थ्योरी पढ़ रहे थे, उसी में आपने ब्रॉन्स्टेड लोरी का थ्योरी पढ़ा था, जहां पे वो एक्सप्लेन करते थे कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स और केमिकल्स हैं जिनका आप एसिडिटी और बेसिसिटी उस तरीके से नहीं बता सकते जिस तरीके से लिविस बता रहे हैं। या फिर एक थियरी जो थी जिसमें आप बताते थे कि अगर कोई एक्वस सोल्यूशन में जाने पे हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करता है तो वो बेसिक हो जाता है, और हाइड्रोनियम रिलीज करता है तो एसिडिक हो जाता है। बट ये ट्रेंड आप हर एक के साथ नहीं दे सकते हो, इसलिए अलग अलग थियरीज लाई गई जिसमें एसिडिक और बेसिक चीजों के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देने के लिए अलग मेथड अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए। उसमें से हमें अमाइनो एसिड्स को समझने के लिए दो बंदों के बारे में पता होना चाहिए, एक है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, और इन्हीं की हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी ऑफ एसिडिक एंड बेसिसिटी। अब इसमें ये दो साइंटिस्ट के मेथड जो उन्होंने दिए थे उसी बेसिस में हम अमाइनो एसिड्स को एसिडिक या बेसिक बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों के बारे में इन्होंने क्या थ्योरी दी थी वो देखते हैं। ब्रॉन्स्टेड लोरी के थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H+ आयन यानी कि प्रोटॉन डोनेट करे, और बेस क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। सो एसिड क्या हो गया ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के हिसाब से? जो प्रोटॉन डोनेट करे, यानी कि प्रोटॉन डोनर इज एसिड। और आपका बेस क्या हो गया? एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन को एक्सेप्ट करे, यानी कि क्या होना चाहिए? वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। ये थ्योरी एसिड्स और बेसिस को एक रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में समझाती है जहां प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। अब एक बात हमेशा याद रखो कि इसमें और भी बारीकियां हैं, हर जगह इस तरीके से हम नहीं करते, बट हमें अमाइनो एसिड्स के बारे में अगर समझना है कि वो एसिडिक है या बेस है, तो ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो हम लोग इसलिए ये थ्योरी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप अब तक आप समझ गए होंगे कि एसिडिक और बेसिक हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। अमाइनो एसिड्स में जो एसिडिक है या कोई बेसिक है, इसे हम समझेंगे यूजिंग अ टेबल। अब तक हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है, हम लोग अभी मैं एक टेबल देने जा रहा हूं जिसमें हम लोग ये जो थ्योरी पढ़े हैं इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है बिटवीन एसिडिक अमाइनो एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड। सर अभी तक तो हम प्रोटीन के ऊपर ध्यान दे रहे थे, अचानक से आप अमाइनो एसिड्स के ऊपर क्यों दौड़ रहे हो? रीजन ये है कि आपके प्रोटीन बनते ही अमाइनो एसिड्स हैं,
अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा अमाइनो एसिड इसमें किसी प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड रखा हुआ है, तो आप आराम से बता सकते हो कि किस तरीके का प्रोटीन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा इन डिटेल, बट ये जानना जरूरी है. इट इज लाइक डूइंग अलजेब्रा विदाउट नोइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अगर आप ये नहीं पढ़ते हो तो यही हालत होगी, क्योंकि आपको अलजेब्रा अगर सॉल्व करना है तो आपको एटलीस्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए. सो सिमिलरली ये भी बेसिक्स आपको आने चाहिए इससे पहले कि आप एसिडिक या बेसिक प्रोटीन के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए. ठीक है, नाउ लेट्स सी द टेबल. अब हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 4 लिए हुए हैं. 4 क्या सर? अमाइनो एसिड्स लिए हुए हैं. एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनाइन. ध्यान दीजिएगा, टेबल में ऊपर दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में अमाइनो एसिड और एक्सट्रीम राइट में प्रोटीन. तो एक चीज ध्यान देते जाइए कि अमाइनो एसिड्स H+ डोनर है या H+ एक्सेप्टर है, पहले हम ये पता करेंगे. ठीक है, अगर H+ डोनर रहा तो क्या हो जाएगा? वो एसिडिक हो जाएगा. यस, एसिडिक हो जाएगा. और H+ एक्सेप्टर हुआ तो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि H+ डोनर है या H+ एक्सेप्टर है, हम उस तरीके से बताएंगे. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले एस्पार्टिक एसिड से. एस्पार्टिक एसिड क्या है? क्या ये H+ डोनर है या H+ एक्सेप्टर है? सर ये H+ डोनर है. ये अपना H+ कहां से डोनेट करता है? ये H+ अपना डोनेट करता है फ्रॉम दी साइड चेन. हमने पीछे ही अमाइनो एसिड का जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें एक साइड अमाइनो ग्रुप था और एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप था. उन दोनों ग्रुप के बीच में जो कार्बन था उससे एक वेरिएबल साइड चेन आती थी. जैसे मैंने पहले ही बोला कि वो वेरिएबल है. क्यों? उसका लेंथ अप एंड डाउन कितना भी लंबा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड चेंजेस, द लेंथ ऑफ द साइड चेन चेंजेस. अभी जो साइड चेन है इसके एकदम टर्मिनल पे, एंड पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था. आप इमेज में नीचे देखते चलिएगा कि जो लास्ट में आप देख पा रहे होगे एक ग्रुप है COOH, बट यहाँ पे H अवेलेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि उसने अपना H+ डोनेट कर दिया है. और जब COOH से एक H निकल जाता है, और H कैसे निकल रहा है? H+ एज अ प्रोटॉन. तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? वो लीव कर देता है, जिसके वजह से ओवरऑल COO पे क्या आता है? एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो ओवरऑल क्या हो जाता है? आपका एस्पार्टिक एसिड कैसा हो जाता है? एक नेगेटिव अमाइनो एसिड हो जाता है. हेंस क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है तो एज पर ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी क्या हो जाता है? एसिडिक. क्या हो जाता है? एसिडिक. जिस भी प्रोटीन के अंदर एस्पार्टिक एसिड की मात्रा ज्यादा रहेगी तो वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक होते जाएगा. नीचे वाला देख लेते हैं, ग्लूटामिक एसिड. सेम ग्लूटामिक एसिड भी जो आप देख रहे हैं इमेज में, उसमें भी साइड चेन में एक्सट्रीम लेफ्ट में जो आपको इमेज में दिख रहा है वहां पे आपको COO- दिख रहा है. दिख रहा है कि नहीं? क्यों? वहां पर भी इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसमें से एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है. प्रोटॉन डोनेट जब करता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव में ऑक्सीजन के पास बचता है, जिसकी वजह से आपका जो COO रहता है वो ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज लेकर बैठे रहता है. हेंस ग्लूटामिक एसिड भी आपका कैसा हो जाता है? ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. तो जिस भी प्रोटीन के अंदर ग्लूटामिक एसिड की मात्रा ज्यादा रहेगी वो प्रोटीन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा. ग्लूटामिक एसिड प्रोटीन को एसिडिक बनाता है, एस्पार्टिक एसिड भी प्रोटीन को एसिडिक बनाता है. ये चीज याद रखिएगा. ठीक है, और हमने इसके बारे में कैसे पता किया? क्योंकि दोनों ही अपने साइड चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड रखते हैं. साइड चेन का कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं बार बार, प्लीज. हम उस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं जो हम लोग स्ट्रक्चरल शुरू में देखिए. जो ऊपर साइड आपको दिख रहा होगा उसमें आपको देखो COO दिया हुआ है ऑलरेडी. वहां पे नेगेटिव चार्ज आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में वो अलग है और यहाँ पे वाला भी अलग है. तो उसको नहीं देखना है. वो हमारा जो अमाइनो ग्रुप है जो से अमाइनो एसिड बनाता है वो वाला कार्बोक्सिलिक है, ना कि साइड चेन वाला.
तो इस बात का डिफरेंशिएट याद रखिएगा कि साइड चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ निकल रहा है। तो इसी तरीके से अगर एस्पार्टिक एसिड की मात्रा बढ़ती है किसी प्रोटीन में या ग्लूटामिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो वो ओवरऑल प्रोटीन को एसिडिक बना देता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्रोटीन सिर्फ एस्पार्टिक एसिड से बनेगा या फिर सिर्फ ग्लूटामिक एसिड से बनेगा। प्रोटीन तो अलग अलग अमाइनो एसिड से बन सकता है। अब वो डिपेंड करता है, हाँ हो सकता है मल्टीपल यूनिट्स एस्पार्टिक के लगे हो या ग्लूटामिक के लगे हो या कंबाइंड लगे हो, तो ये डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले। ठीक है, सभी को क्लियर है कि एस्पार्टिक एसिड क्या है, ग्लूटामिक एसिड क्या है? एक बार फिर सुन लीजिए, दोनों की ही साइड चेन में लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसमें से एक H+ निकल जाने की वजह से, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो प्रोटॉन डोनर हो जाता है। हेंस एज पर ब्रॉन्स्टेड लोरी वो क्या होता है, एक एसिडिक फीचर उसको देता है, जिसकी वजह से जब कभी भी प्रोटीन में इन दोनों की मात्रा बढ़ेगी तो प्रोटीन क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा। अब हम शुरू करते हैं लाइसिन और अर्जिनाइन से। अभी तक हमने एसिडिक की बात कर ली थी। लाइसिन और अर्जिनाइन एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है। क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। रीजन सेम, वही चीज, साइड चेन। देखिए हर बार हम लोग साइड चेन से लेते हैं। अब कितने बच्चे बोलेंगे इस सर हम लोग शुरू में भी देख रहे हैं कि हमारा जो सेंट्रल कार्बन से अटैच वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां पर भी नेगेटिव चार्ज है और नीचे जो अमाइनो ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो उसमें भी मैं आपको समझा दूं, ये ज़्यूटेरियन आयन का कॉन्सेप्ट है। जब मैं अमाइनो एसिड फिर कभी इन डिटेल हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, तब मैं आपको ज़्यूटेरियन आयन इफेक्ट समझा पाऊंगा। जिसमें अब एक बात ध्यान रखिए कि जो आपका अमाइनो एसिड है ये बन कहाँ पे रहा है, ये साइटोप्लाज्मिक कंडीशन में बन रहा है, जिसका कि ऑलमोस्ट जो पीएच होता है फिजियोलॉजिकल वो 7.4 होता है। उसमें क्या होता है, वो जब कभी भी लिक्विड में स्टेट में रहता है आपका अमाइनो एसिड, तो आपका जो सेंट्रल कार्बन एटम से जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो शुरू का जुड़ा हुआ है वो भी अपना H+ खो देता है। खो देता है मतलब वो लूज करता है अपना H+। इसका H+ लूज करना एसिडिटी या बेसिसिटी से रिलेटेड है नहीं। हालांकि हम बोल सकते हैं कि वो भी एक H+ का डोनर है, बट ये उसको इटसेल्फ नहीं बना देता एसिडिक। रीजन, क्योंकि जब ये एक्वस कंडीशन में तो वो H+ तो रिलीज करेगा ही, साथ ही साथ जो आपके पास अमाइनो ग्रुप है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। तो एक साइड आपका प्रोटॉन डोनर है और दूसरी साइड प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ऐसा नहीं होता है कि यहां से H+ निकला और तुरंत जाके NH2 से जुड़ गया, ऐसा नहीं होता। वो एक पूल है, जैसा हम लोग जीन पूल की बात करते हैं। उस पूरे साइटोप्लाज्म में H+ ऐसे रिलीज हुए रहते हैं कार्बोक्सिलिक से, और उसी पूल में से H+ NH2 क्या करता है, एक्सेप्ट करके पॉजिटिव हो जाता है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ आ जाता है, जो दोनों को एक तरीके से नेग्लिजिबल इफेक्ट क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं अगर मैं बोलूं तो हमारे पास जो एसिडिक और बेसिक का जो फीचर आता है वो पर्टिकुलरली साइड चेन के ग्रुप से आता है कि किसी भी चीज को आप एसिडिक या बेसिक कब बोलोगे। ओवरऑल जो चार्ज पूरे अमाइनो एसिड पे आता है उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? फिर कभी हम लोग जब अमाइनो एसिड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे तो उसमें इन डिटेल कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं अभी लाइसिन और अर्जिनाइन के लिए। आपके लाइसिन में भी साइड चेन में एक अमाइन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप। अमाइन ग्रुप क्या है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। सिमिलरली जो सेंट्रल कार्बन एटम से देखो जो आपका अमाइनो ग्रुप है वो भी तो एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर? तो जो आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव होते चले जाएगा, और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो आपको क्या होते जाएगा, वो एक तरीके से बेसिक की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। देखो आप इमेज में देख पा रहे होगे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है और नेगेटिव चार्जेस कम। देखिए यहाँ पे आपके लाइसिन में 2 पॉजिटिव चार्जेस दिख रहा है और एक नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो कि एक पॉजिटिविटी पूरे उस पे छाई हुई है। ठीक है,
इतना आप समझते चलिए। अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं वहां पे आंसर दूंगा, और फिर हम लोग जब अगर बच्चे बोलेंगे तो हम लोग एक वीडियो भी उसके ऊपर बनाएंगे। सिमिलरली आपका RJ9, अभी RJ9 इतना सिंपल नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि आपको RJ9 में जो लास्ट वाला आपको ग्रुप मिलता है, उस ग्रुप को हम कहते हैं ग्वानिडियम ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्वानिडियम, साइड चेन वाला, ठीक है। उस ग्वानिडियम ग्रुप क्या करता है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जो कि ओवरऑल उसको पॉजिटिव बना देता है। हेंस जहां पर भी लाइसिन और RJ9 ज्यादा होंगे, वो क्या कर देंगे, बेसिसिटी बढ़ा देंगे प्रोटीन के। सो बच्चा लोग, हम लोग क्या किए हैं कि अभी तो सिर्फ 4 अमाइनो एसिड लिए। हमारे पास ऐसे जनरली हमारे पास कितने हैं टोटल? 20 अमाइनो एसिड्स। नेचर में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है, बट हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू, वो है 20। तो उसमें से हमने कोई 4 लेकर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ। ऐसे हम अलग अलग अमाइनो एसिड्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, बट अभी ये 4 के लिए आपको ये टेबल क्लियर हो जानी चाहिए। इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट रखिए, और अगर आपको और हाई डेफिनेशन अच्छा गुड क्वालिटी में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे आइए, वहां पे ये इमेजेस अपलोड रहेंगे, वहां से आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हम लोग आंसर के नजदीक पहुंच गए क्या? तो बोले अभी तक नहीं पहुंचे। क्यों? हमारे पास 2 ऑप्शंस अभी भी बचे हुए डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग, मालूम है क्वेश्चन में वापस लिख दे रहा हूं, 4 ऑप्शन अपने पास थे। सर ये एक्टिन क्या है? ये जितने भी ऑप्शन दिए, पहली चीज सबके सब प्रोटीन है। एक्टिन भी प्रोटीन है और हिस्टोन भी प्रोटीन है। एक्टिन और हिस्टोन को भी आप एसिडिक प्रोटीन और बेसिक प्रोटीन में बाइफरकेट कर सकते हो, ठीक है। बट उसके बारे में लोग फिर कभी देखेंगे, बट अभी पहले देखते हैं एक्टिन क्या है। एक्टिन एक प्रोटीन है जो सेल्स के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, और ये माइक्रोफिलामेंट्स का मेजर कंपोनेंट है, जो सेल शेप मेंटेन करने में मदद करता है। सेल का जो खुद का शेप है, उसका एक खुद का स्केलेटन है माइक्रोफिलामेंट से जो बन रहा है, ठीक है। वो एक्टिन लेकर ही बनता है, एक्टिन का यूज होता है उसके अंदर। एक्टिन का रोल सेल डिवीजन, मसल कॉन्ट्रैक्शन और सेल मूवमेंट में भी इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन के पास एक्टिन फिलामेंट्स अरेंज्ड होते हैं, और ये फिलामेंट्स एक नेटवर्क बनाते हैं जो सेल को शेप देने में मदद करता है। एक्टिन मायोसिन के साथ मिलके मसल कॉन्ट्रैक्शन भी करता है। जब सेल को मूव करना होता है, तब एक्टिन फिलामेंट्स अपनी लेंथ को चेंज करके सेल को पुश या पुल करते हैं। एक्टिन का स्ट्रक्चर भी इंटरेस्टिंग होता है। ये ग्लोबुलर एक्टिन, जी एक्टिन, इसके बारे में हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे। ये ग्लोबुलर एक्टिन जी एक्टिन से बना होता है, जो पॉलीमराइज करके फिलामेंटस एक्टिन एफ एक्टिन बनाता है। एफ एक्टिन का स्ट्रक्चर हेलिकल होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो एक्टिन हर सेल के लिए एक क्रूशियल प्रोटीन है, जो उनकी मोबिलिटी, शेप और फंक्शन को रेगुलेट करता है। मोटा मोटा ये समझिए कि एक्टिन भी एक बढ़िया सा अपना आपके पास प्रोटीन है, जो कि सेल को प्रॉपरली अरेंज करने में, उनको सेट करने में बहुत हेल्पफुल है। एक्टिन को फिर कभी इन डिटेल हम लोग एक स्ट्रक्चर वीडियो देखेंगे, ठीक है। सो अब मूव करते हैं हिस्टोन्स के ऊपर। हिस्टोन प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को कॉम्पैक्ट करने और ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। इनका स्ट्रक्चर काफी यूनिक होता है। हिस्टोन्स का मेन काम क्या है? डीएनए को न्यूक्लियोसोम्स में पैक करना, जिससे क्रोमैटिन फॉर्मेशन कहते हैं। अब हिस्टोन्स टोटल 5 टाइप के होते हैं। प्लीज इमेज को देखते हुए चलिएगा, ये पांचों है या नहीं। H1, H2A, H2B, H3 और H4। इनमें से H2A, H2B, H3 और H4 को कोर हिस्टोन्स कहते हैं। दिख रहा आपको बीच में कोर हिस्टोन्स में H2A, H2B, H3 और H4। क्यों कोर कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्टामर बनाते हैं। ऑक्टामर का मतलब होता है कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, 2 कॉपीज ऑफ ईच H2A, H2B, H3 और H4।
ये H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2, तो 2-2 करके कितने हो गए टोटल? 8 यूनिट्स हो गए। एक साथ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। डीएनए इन हिस्टोन्स के अराउंड वाउंड होता है, जिससे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। आपको यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाई है, इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम्स को ही हम लोग क्या बोल रहे थे? एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन दी हुई है कि न्यूक्लियोसोम्स क्या है? बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसा होता है। क्लियर? जहां हिस्टोन्स का कोर पार्ट डीएनए को व्रैप करता है। हिस्टोन H1 का रोल न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का होता है, और हम लोग अक्सर उसको काउंट नहीं करते। अब ध्यान दीजिए कि हिस्टोन्स का कॉम्पोजिशन भी इंटरेस्टिंग है। ये प्रोटीन्स बेसिक होते हैं, जिसका मतलब है कि इनमें ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे लाइसिन्स और आर्जिनाइन। जैसे पीछे हमने देखा था कि जो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, वो बेसिक हो जाते हैं। तो ओवरऑल इन पे कौन सा चार्ज रह जाता है? पॉजिटिव। अब हमने हर एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है। क्वेश्चन क्या है? जीन्स आर पैकेज्ड इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय। अब आपने पहले भी देखा था कि आपका जो डीएनए का पैकेजिंग है वो यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग तरीके से होता है। तो पहली चीज, बैक्टीरियल क्रोमोसोम का मतलब कि ये बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया किस तरीके का सेल है? क्या वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? सर वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग होती है, उसमें किसी भी तरीके से ना एसिडिक प्रोटीन यूज होता है, ना एक्टिन यूज होता है, ना हिस्टोन यूज होता है। वहां भी यूज होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स किस तरीके के होते हैं? वो भी बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों बेसिक रहते हैं? क्योंकि बेसिक रहेगा तो ही वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, और डीएनए आपका हर जगह नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो जब डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो आपके हिस्टोन्स को पॉजिटिवली चार्ज रहना ही पड़ेगा, ताकि वो उसके ऊपर व्रैप कर सके। अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का ये पेयरिंग अगर अवेलेबल नहीं होगा तो किसी भी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा दोनों को जोड़ के रखने के लिए। तो वहां पे हम लोग किसी तरीके का गम तो यूज करेंगे नहीं, तो ये चार्जेस ही हेल्प करेंगे उनको एक जगह पर अच्छी तरीके से बाइंड होने के लिए। हेंस आपके बेसिक प्रोटीन्स यूज होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम की पैकेजिंग के लिए, जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में आते हैं। और भी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, बट दोज आर नॉट हिस्टोन्स। हेंस द आंसर फॉर 31 वुड बी डी।